अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि बरकातुहू। प्यारे तलबा और तालिबात, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। और ये दिवाली वेकेशन के बाद हमारा दूसरा वीडियो है। इससे पहले कि जितनी भी वीडियोस गई है सबक नंबर 3 से धाते और अधाते, तो रहे हैं, तो पहले हम थोड़ा रिवीज़न कर लेते हैं, उसके बाद बाकी की सवालात के जवाबात देखते हैं। तो सबसे पहले धाते और अधाते, धातुओं અને अधातुओं गुजराती नेम। तो हमें 22 अनासिर जो है धाते जितनी भी है तो वो हमें ज़मीन में से दस्तयाब होती है, चट्टानों में से। और ज़्यादातर धाते जो है वो हमें मुरक्कबात की शक्ल में मिलती है, मादनियात की शक्ल में। जिसके बाद इनकी मिक़दार जो होती है वो अलग अलग मिक़दार के हिसाब से इनके मुरक्कबात हासिल होते हैं। जिसमें कुछ कच धातें होती है जो उनका कच्चा जो धात होती है तो उसे कच धातें कहते हैं, जिसमें काफ़ी मादनियात यानी मिनरल होते हैं। ऐसे मादनियात जिनमें धातों की मिक़दार बहुत ज़्यादा होती है उन्हें कच धात कहते हैं। और बाकी की जो धातें होती है जिसमें उनके अलग अलग उनमें जिस धात की मिक़दार ज़्यादा रहेंगी उसके हिसाब से उनके नाम दिए जाते हैं। जैसे कि बॉक्साइट नाम की कच धात जो है तो उसके अंदर सबसे ज़्यादा एल्यूमिनियम की मात्रा यानी क्वांटिटी होती है, तो जिसकी वजह से उसको हेमेटाइट कच धात भी कहते हैं या बॉक्साइट कहते हैं। फिर उसके बाद जिसमें हेमेटाइट यानी लोहा सबसे ज़्यादा जिस मुरक्कब में हेमेटाइट होगा तो उस कच धात को लोहे की कच धात कहा जाता है। और समंदर के पानी में मौजूद जो नमक है NaCl, उससे हमें सोडियम मैग्नीशियम क्लोराइड और मैग्नीशियम कैल्शियम क्लोराइड हासिल होते हैं। यानी हमें जितनी भी ठोस माय गैस तीनों जो कुदरती अनासिर है इसमें से हमें धातें हासिल होती है। ज़्यादातर धातें जो है हमें ज़मीन के अंदर से दस्तयाब होती है, ये हम पढ़ चुके हैं। फिर हमने इसके बाद पढ़ा था धातों की तबई खुसूसियत। अब तबई खुसूसियत में भौतिक गुणधर्मों हम बआसानी उनकी दर्जाबंदी कर सकते हैं। जैसे कि खालिस धात की जो सतह होती है यानी जो बिल्कुल प्योर है, खालिस है, तो उसकी जो धात होती है वो बहुत चमकदार होती है और वो अपनी ख़ास चमक अपने हिस्से में रखती है, तो जिसकी वजह से उसे धात के हिस्से में डाल दिया जाता है। फिर दूसरा कि धातें जो है आम तौर पर ज़मीन में से ठोस हालत में ही पाई जाती है। सिर्फ़ एक पारा ही है जो हमें माय हालत में दस्तयाब होता है। धातें आम तौर पर तो सख्त होती है, लेकिन कुछ धातें ऐसी खुसूसियात रखती है जो मुलायम होती है, यानी जिसे हम चाकू से काट सकते हैं। तो वो धातें हैं पोटाशियम, सोडियम। ये जो धातें हैं दो, पोटाशियम, लिथियम, सोडियम, तो ये नरम यानी मुलायम होती है, जिन्हें हम काट भी सकते हैं। धातु की चादर पसीरी, जैसे कि हम दुकान वगैरह पे देखते हैं पत्रों के शेड पड़े रहते हैं और वो बहुत चमकते हैं। जैसे हम कोई सुथार की दुकान पे जाते हैं जहाँ पे पतरे वगैरह का काम होता है, तो हम देखते हैं कि एल्यूमिनियम की या स्टील की बारीक बारीक पत्रों की शक्ल में बाहर पड़े रहते हैं। तो वो क्यों? क्योंकि वो खालिस धातें होती है, तो वो जो चीज़ पड़ी रहती है वो उसको साइंसी ज़बान में चादर पसीरी कहते हैं, क्योंकि उन्हें हम हथौड़े से ठोक पीट कर कोई दूसरी अशिया में ढाल सकते हैं। जैसे हमारे घर में इस्तेमालात होने वाले बर्तन, ये इस्तेमालात होने वाले बर्तन क्या है, स्टील के रहते हैं या एल्यूमिनियम के रहते हैं। तो ये क्या है, चादर पसीरी से ठोक पीट कर उनको बर्तन की शक्ल दे दी जाती है। जैसे हम चाहे वैसी शक्ल में उसको हम कर सकते हैं। अब उसके बाद आता है चांदी को भी, चांदी जो है वो उसकी वर्क पजीरी बनाई जाती है, उसको शीट में तब्दील किया जाता है। और पांचवी खुसूसियात उसकी ये थी कि धातें तार पजीरी यानी धातु जो है तारों को तार पजीरी कहते हैं। और छठी सबसे अहम खुसूसियत के धातें जो है हरारत यानी कि बिजली की मौसल होती है, यानी इसमें से बिजली
बआसानी गुजर जाती है, यानी धातु से हरारत बिजली को आसानी से गुजारने का काम भी किया जा सकता है। और सबसे अच्छी धात जो बर्क़ की मौसल है वो चांदी है, यानी चांदी जो है उसमें बहुत तेज़ी से बिजली गुजरती है। तो इसके लिए एक चांदी, दूसरा तांबा, ये जो दो धातें हैं ये बर्क़ की बहुत अच्छी मौसल है। और बिजली का कमज़ोर, यानी जिससे बिजली बिल्कुल ना के बराबर गुजरती है, बहुत कमज़ोर मौसल जो दो धातें हैं वो है एक लीड और दूसरा पारा, जिसके अंदर से बिजली जो है बहुत हल्की सी गुजरती है और ये हरारत की अच्छे मौसल नहीं है, क्योंकि इनके अंदर इलेक्ट्रॉन की तादाद जो है वो आज़ादाना तौर पर होती है। अब धातु की कसाफत हमें उनके वज़न के हिसाब से होती है, क्योंकि ये इनका वज़न भारी होता है धातु का, तो इसलिए इनकी कसाफत भी ज़्यादा होती है। अब हम देखते हैं अधातु की तबई खुसूसियत। अब अधातु की तबई खुसूसियत के अंदर क्या है कि ज़्यादातर जो धातें होती है वो नाइट्रोजन, ऑक्सीजन हमें गैसी यानी फ़िज़ा में दस्तयाब होती है। कार्बन गंधक जो है ये हमें ज़मीन से दस्तयाब होता है, आज़ाद हालत में पाए जाते हैं। और कुछ धातें जो होती है वो मादनियात में पाए जाते हैं। तो इस तरीके से धातें इनके अपोजिट मिलेंगी, हमें धातुओं के अपोजिट में अधातुओं मिलेंगी। जैसे धातें आम तौर पर जो है वो चमकदार और सख्त होती है, लेकिन अधातें जो है आमतौर पर ठोसमय और गैस तीनों हालतों में पाई जाती है। जैसे मिसाल के तौर पर कार्बन, सल्फ़र, ठोस नाइट्रोजन और हाइड्रोजन गैस ये है, इनमें धातु की तरह चमक नहीं होती, इनकी कसाफत कम होती है, ना कि स्मॉसिल होती है। इनकी वर्क पजीरी नहीं होती और ना ही इनकी तार पजीरी होती है। अब आज के इस वीडियो के अंदर ये अभी तक जो मैंने बताया आपको, ये तो नॉर्मल सी खुसूसियात बताई। उसके बाद था धातु की कीमियावी खुसूसियात के धातें जब कीमियावी तामुलात करती है तो वो अपनी असल हालत खोकर दूसरी हालत में तब्दील हो जाती है, ये भी बता चुकी हूँ पहले के वीडियो में। आज हम कुछ सवालात के जवाबात को समझेंगे। तो इसमें सवाल मैंने यहाँ टाइप किया है 3, और आगे इसके जवाबात के साथ इसको एक्सप्लेनेशन करेंगे आज, ताकि आपको ये सबक जो है बहुत अच्छे से समझ में आ जाए और इसके सवाल जवाब आप आसानी लिख सको। तो पहला था कि શારણના ઉદાહરણ આપો, और दूसरा था રાસાયણિક ગુણધર્મોના આધારે ધાતુઓ અને અધાતુઓ વચ્ચેના ભેદ સ્પષ્ટ કરો। तीसरा, એવી બે ધાતુઓ जो મંદ એસિડમાંથી હાઇડ્રોજન વિસ્થાપન કરશે અને એવી બે ધાતુઓ जो हाइड्रोजन विस्थापन करी शकती नहीं, तेमना नाम आपो। तो पहले हम देख लेते हैं शारण वाला सवाल। तो यहाँ पे मैंने टाइप किया है, तो यहाँ पे टाइपिंग में आगे पीछे हुआ है थोड़ा। ये एक सवाल था, શારણના उदाहरण आपो, ताकुल की मिसाल समझाए। यहाँ फ़ोटो ज़रा ब्लर हो गया है, लेकिन फिर भी मैं आपको पढ़कर समझाती हूँ कि इस सवाल के अंदर किस तरीके से हमें ताकुल की मिसालें देना है कि ताकुल जो है किस तरीके से अलग अलग चीज़ों पर असर करता है। तो यहाँ पर हम जब देखते हैं कि जब हम कोई भी धातु का बर्तन होता है तो वो धातु के बर्तन को हवा में खुला छोड़ देते हैं। तो जब हम उन्हें हवा में खुला छोड़ देते हैं तो कुछ देर बाद वो काले पड़ जाते हैं। जैसे स्पेशल तांबे के या चांदी के बर्तन तो नहीं होते हमारे पास में, लेकिन चांदी के जो जेवर वगैरह होते हैं हमारे घर में, तो जब हम उसे खुला हवा में छोड़ देते हैं तो कुछ टाइम बाद वो चांदी जो है बिल्कुल काली पड़ जाती है, या तांबे के बर्तन हो उस पर काला काला सा सब एक परत जम जाती है। तो जो उसकी असल हालत होती है वो बिल्कुल हमें दिखाई नहीं देती। तो ये क्या है कि इसके अंदर जो ये अहम वजह है कि हवा के अंदर जो मौजूद सल्फ़र है, तो सल्फ़र के साथ जब ये तामुल करते हैं और तामुल करने के बाद इसका जो ऑक्साइड होता है वो हमारी धातु के ऊपर असर करता है। तो कॉपर के जब यहाँ पर हवा में हम कॉपर के साथ जब कार्बन डाइऑक्साइड का तामुल करेंगे तो उसकी धातें जो है चमकदार सतह को खोकर उसके ऊपर दूसरी परत आ जाती है। यहाँ पर एक खीले की मिसाल दी गई है को नाम दिया गया है, और ABC के अंदर दो इसके अंदर कीली डाली गई है, लोहे की कीलियाँ डाली गई है, A में भी, B में भी और C में भी।
अब ए वाली जो टेस्ट ट्यूब है उसको हवा के अंदर उसको छोड़ दिया गया है, यानी कि एक के अंदर हवा है, दूसरे के अंदर पानी, पूरा पानी भर दिया गया है हवा के अंदर। दूसरे के अंदर जो है बी के अंदर पानी नहीं, तेल के अंदर पूरी कीली को डुबो दिया गया है। और तीसरे के अंदर कुछ नहीं, सिर्फ खुश्क रखा गया है। तो जब हम थोड़ी देर बाद इसका मुआयना करते हैं तो हमें क्या दिखाई देता है, क्या पता चलता है कि किस तरीके से तीनों के अंदर क्या तामुलात हुए। तो जो पहली टेस्ट ट्यूब थी, तो पहली टेस्ट ट्यूब के अंदर हम क्या देखेंगे कि पहली टेस्ट ट्यूब के अंदर हम क्या देखते हैं कि इसमें जो है पानी डाला गया है, तो पानी की वजह से कीली पर जंग लग जाता है। और दूसरी टेस्ट ट्यूब के अंदर हम देखते हैं तो उसके अंदर तेल डाला गया है, तो तेल जो है हवा को अंदर जज्ब नहीं होने देता, जिसकी वजह से कीली जो है वो तेल के अंदर सेफ रहती है। और चौथे के अंदर कैल्शियम क्लोराइड डाला गया है, जिसकी वजह से जो हवा के अंदर नमी है वो कैल्शियम क्लोराइड के अंदर जज्ब हो जाती है। तो कहने का ये मकसद आता है कि जो लोहे को जंग लगने का जो तरीका होता है, तो लोहे को जंग लगने के तरीके के अंदर क्या होता है कि उसके हवा के अंदर मौजूद नामियाती मादे जो है वो लोहे के ऊपर उसका असर दिखाते हैं। और असर दिखाने की वजह से क्या होता है कि वो उसका कलर बदल जाता है, या फिर उसका जो भूरे रंग का उसके ऊपर परत होती है वो आयरन हाइड्रोक्साइड का आमेज़ा होती है, जिसका कीमियावी फार्मूला H2O से Fe2O3 शुरू हो जाता है। क्यों शुरू होता है? क्योंकि उसके अंदर हवा में नामियाती मादे मौजूद होते हैं। तो जब लोहे से बने हुए सामान को हम कुछ दिनों तक खुली हवा में रखते हैं तो देखते ही है कि उसके ऊपर लाल रंग की भूरी परत जमने लगती है। ऐसा लोहे के साथ कि एल्यूमिनियम के साथ भी होता है और चांदी के साथ भी होता है। ये धातें जो है ये हवा में मौजूद नामियाती मादों से बहुत जल्दी कीमियाई तामुलात करने लग जाती है, और जब इसकी धात पर नमी या तेज़ाब वगैरह डाले तो वो धातें गलने लगती है। यानी उसके ऊपर से हम देखेंगे जब हम चांदी को साफ़ करने के लिए तेज़ाब का इस्तेमाल करें या कोई भी इसमें इस्तेमाल करें, तो चांदी जो है उसके अंदर आधा हिस्सा चांदी का उसमें गलने लग जाएगा। तो ये धातों को गलने से बचाने के लिए ताकुल के लिए ज़रूरी शराइत क्या होती है कि ऐसी हालत में जब उसमें जंग लग रहा हो, हवा में जब नमी मौजूद हो, तो ऐसी चीज़ों को खुली हवा में नहीं रखना चाहिए। और गीली ज़मीन पर पड़ी रहती है तो उसमें ऑक्सीजन उसके साथ अमल करता है, और अमल करने से उस पर जंग लगता है। तो उसके लिए, उसके बचाव के लिए क्या करना चाहिए? ग्रीस लगाना चाहिए, और इलेक्ट्रोप्लेटिंग है, भरत बनाना है, पेंट करना, ये तमाम चीज़ें ताकुल से बचाव का ज़रिया बनती है। अब इसमें था રાસાયણિક ગુણધર્મોના આધારે ધાતુઓ અને અધાતુઓ વચ્ચેનો ભેદ स्पष्ट करूँ। तो धाते क्या है, धाते और अधातों का हमें फ़र्क वाज़े करना है। धाते क्या है और अधाते क्या है, यानी धातुओं और गैर धातुओं। तो देखो यहाँ पे आप लोगों को बॉक्स बना ही है और ये सवाल अहम है, ये पूछता ही है। तो इसके लिए यहाँ पर मैंने आप लोगों को ये सवाल को समझाने की ज़रूरत समझी। तो देखो, इससे पहले मैंने आपको बता दी कि धाते हवा में जलकर असासी यानी धाते जो है वो असास बनाती है जलने के बाद, और अधाते है जो जलने के बाद तादीली ऑक्साइड बनाती है। 2 नंबर पर धाते क्लोरीन से अमल करके आयनी क्लोराइड बनाती है, यानी क्लोरीन जो एक केमिकल है उससे जब ये तामुल करती है तो आयन, यानी इसके आयनी मुरक्कबात बनते हैं और ये क्लोराइड बनाती है। जबकि दूसरे नंबर पर धाते क्लोरीन से अमल करके शरीक गिरफ्ता क्लोराइड बनाती है। शरीक गिरफ्ता यानी दूसरे हिस्से इसके अंदर जमा होते हैं। तीसरा, धातें हल्के तेज़ाबों से हाइड्रोजन हटा देती है, यानी जो तेज़ाब होता है उसके अंदर जो हाइड्रोजन मौजूद होता है, पानी मौजूद होता है, तो उसको हटा देती है। जबकि अधातें हल्के तेज़ाबों से हाइड्रोजन बिल्कुल नहीं हटाती। धातें हाइड्रोजन से तामुल करके आयनी हाइड्राइड बनाती है, यानी उसके अंदर जब ये धातें हाइड्रोजन के साथ तामुल करेंगी तो आयनी हाइड्राइड बनाएंगी। जबकि अधातें हाइड्रोजन के तामुल करके शरीक गिरफ्ता हाइड्राइड बनाती है। इसमें थोड़ा थोड़ा ही फ़र्क है जो आप लोगों को पता है। तो अब इसके बाद का हमारा सवाल था कि एवी बे धातुओं जो मंद
એસિડમાંથી હાઇડ્રોજનનું વિસ્થાપન કરશે અને બે ધાતુઓ जो है कि આમ ન કરી શકતી હોય તેમના નામ આપો। यानी एक ऐसी धातु के नाम हमें लिखना है जो डाइल्यूट तेज़ाब से हाइड्रोजन को हटा देती है और दो ऐसी धातु जो बिल्कुल ऐसा नहीं करती। तो पहले सवाल ही समझ लो कि ऐसी कौन सी धातु है जो धातु मंद यानी कि जो एसिड जो कमज़ोर एसिड है उसके अंदर से हाइड्रोजन को हटा देती है, यानी उसके अंदर से हाइड्रोजन को बिल्कुल तरीके से निकाल देती है। और ऐसा बिल्कुल नहीं करती ऐसी कौन सी धातु है? तो यहाँ जवाब है जिंक और एल्यूमिनियम। ये डाइल्यूट एसिड में से हाइड्रोजन गैस को हटा देती है। और कॉपर और पारा एम की बर्कपाशीदी तखलीस में एनोड और कैथोड इलेक्ट्रोलाइट आप कैसे बनाएंगे? यानी कि धातुओं एमना विद्युत विभाजनीय शुद्धिकरण में अशुद्ध धातु एनोड कैथोड अने विद्युत विभाजीय तरीके तमे शू लेशो? तो देखो, जब हमको किसी धात में से उसकी बर्कपाशीदगी उसको अच्छे तरीके से मौसल तरीके से उसमें से गुजारना है तो यहाँ पर बर्कपाशीदगी की तखलीस में हम गैर खालिज धात की एक पट्टी लेंगे जिसका नाम एम देंगे और दो शुआएँ निकलती है, एक एनोड और एक कैथोड। तो एनोड की तरह खालिज धात को पतली प्लेट को कैथोड की तरह लेंगे और बर्कपाशीदगी के महलूल यानी ऐसा महलूल जिसमें से करंट गुजारा जाता है नमक के ज़रिए। आने वाली वीडियोस में हम बर्कपाशीदगी के बारे में मालूमात हासिल करेंगे। तो उसमें एनोड और कैथोड के ज़रिए हम किस तरीके से धातुओं में से करंट को पास कर सकते हैं उसके बारे में मालूमात हासिल करेंगे। तो आज की वीडियो आपको उम्मीद है समझ में आई हो। कुछ नहीं समझ में आता है तो आप मैसेज करके पूछ सकते हैं और वीडियोस मुकम्मल देखिए क्योंकि आपके लिए ये बहुत अहम वीडियोस है। इम्तिहान में काफ़ी कुछ सवालात इसके बारे में पूछे जा सकते हैं। अस्सलाम वालेकुम।